इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। हाँ, आपने सही सुना। यह एक्ट नंबर 10 है 1979 का। इसका प्रियम्बल बोलता है कि इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड अ पेनाल्टी फॉर डिसरप्शन ऑफ सच सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। दैट मीन्स, आप नाम से समझिए, जो इसकी अत्यावश्यक सेवा है, एसेंशियल सर्विसेज है। एसेंशियल सर्विसेज क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है और भी इस तरह की जो चीजें जो एक सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत जरूरी होती हैं ऑन डेली बेसिस पे। तो उनको बचाना है, उनकी सेवाओं को प्रोवाइड करना है या उनके डिसरप्शन को रोकना है, उसके लिए ये एक्ट है। तो ये देखिए दोनों चीजें, दो इसके ऑब्जेक्टिव है। पहला है मेंटेनेंस करना, दूसरा है पेनाल्टी लगाना अगर उसको कोई डिसरप्ट करता है तो। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ एमपी, ये लिखा हुआ है। इसको जो एसेंट मिली 17 अप्रैल 1979 को किसने दी? स्टेट एक्ट है, गवर्नर ने दी। ठीक है, और यह इसमें आप ध्यान रखिए इनफोर्स उसी दिन हुआ है, अलग डेट नहीं है। अगर इसका एसेंट का पूछ लेता है किस दिन एसेंट मिली, तो 17 अप्रैल 1979 को मिली एंड इनफोर्स भी सेम उसी दिन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने सेक्शंस हैं? इसमें 11 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 टू 11। एंड इसमें शेड्यूल कितने हैं? इसमें एक शेड्यूल है। शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या कहलाएंगी। नाउ मूविंग फर्दर, इसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दैट मीन्स इसका नाम क्या होगा, इस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या होगा और इसकी एप्लीकेबिलिटी, अतः ये लागू कहाँ कहाँ होगा, ये सारी चीजें सेक्शन 1 में मेंशन है। मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश में लागू होगा और इसका नाम भी आपको मालूम, ये बता दिया है मैंने। नाउ सेक्शन 2 बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अब यह एप्लीकेशन किन किन व्यक्तियों पे लागू होगा? यह एक्ट जो है साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड विथ एसेंशियल सर्विसेज, ये सारे जो व्यक्ति हैं, ये सारे जो ऑफिसर्स रहेंगे, इन सब पे लागू होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी है सेक्शन 2 का, आप बेयर एक्ट में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये जो एक्ट है ये सारे उन व्यक्तियों पे जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, अगर वह टेम्परेरी है या होल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है, में नहीं भी है, उन पे भी लागू होगा। और अगर पर्सन्स हु आर पेड आउट ऑफ कंटिजेंसीज, उन पे भी लागू होगा। एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये हर तरीके से रेस्पेक्टिव की टेम्परेरी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये सब पे लागू होगा, प्रोवाइडेड वो सारे जो काम है वो एसेंशियल सर्विसेज में आते हो। जैसे फायर ब्रिगेड है, एसेंशियल सर्विस है, वाटर सप्लाई एसेंशियल सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल सर्विस है। अतः वहां कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल व्यक्ति जो काम कर रहा होगा वह मना नहीं कर सकता कि ये मेरा काम नहीं है या मैं इसमें परमानेंट नहीं हूं तो मैं काम नहीं करूंगा, उसको काम करना पड़ेगा। अतः इस अधिनियम की धारा में वह पनिश्ड होगा। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 3 जो है वह बोलता है कि डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? जनरली आपने डेफिनेशन सेक्शन 2 में पढ़ी होगी, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। इसमें दो डेफिनेशन दी हैं। पहली डेफिनेशन है एसेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एसेंशियल सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड इन शेड्यूल, शेड्यूल जो लास्ट में है उसमें मिलेंगी। और सेक्शन जो 3 सब क्लॉज बी है वो बताता है रिफ्यूजल टू वर्क। रिफ्यूजल टू वर्क कब होगा? तो अगर किसी भी एसेंशियल सर्विस के रेफरेंस रिस्पेक्ट में रिफ्यूजल तब होगा जब कोई भी व्यक्ति ने सेक्शन 5 के तहत जो भी प्रोहिबिटेड कार्य दिए गए हैं उनको करता है। तो आपको सेक्शन 3 को सेक्शन 5 के साथ पढ़ना है, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज दिया हुआ है सेक्शन 5 में, तो आपको इसको उसके साथ पढ़ना है। नाउ सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्किंग सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। दैट मींस अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है या जो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है उसके लिए जरूरी है, तो वो मना कर सकते हैं। क्या मना कर सकते हैं? कि आप इस काम को रिफ्यूज नहीं कर सकते, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जैसे फायर ब्रिगेड है, मान लीजिए फायर ब्रिगेड वाला बोलता है या फायर ब्रिगेड अथॉरिटी बोलती है कि हम अभी हम हड़ताल में जा रहे हैं या हम काम नहीं करेंगे, या मेडिकल ऑफिसर्स, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो कोविड में कई दशाओं में ऐसा हुआ कि वो प्रोटेस्ट में चले गए और उन्होंने बोला अब हम काम नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि सरकार ने उन्हें, स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनको आप मना नहीं कर सकते हैं। और
ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 3 महीने तक के लिए फोर्स में रहेगा। इसको फर्दर एक्सटेंड करा जा सकता है कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ है, क्योंकि एक डायरेक्ट आप 3 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं ना। और इस ऑर्डर को पब्लिश करना पड़ेगा। सेक्शन 5 क्या बताता है? सेक्शन 5 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज में अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वह कुछ एक्टिविटीज करने से प्रोहिबिटेड है। क्या एक्टिविटीज प्रोहिबिट है? आप समझ जाइए कि वह काम को मना नहीं कर सकता, काम को पूरा करना पड़ेगा और जितने टाइम पीरियड में दिया गया है उतने टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। जो कार्य कर रहा है उस कार्य को संस्थापना, उसकी जो मशीनरी है, संयंत्र है, यान भवन जो है, उसके कार्यालय अभिलेख है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये कुछ सारी ड्यूटी हैं, ये सेक्शन 5 में लिखी हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शंस के टॉपिक जो हेडिंग है वो आपको याद रखना है कि किस हेडिंग में क्या दिया हुआ है। तो हमने देखा 3 में डेफिनेशन दी हुई है, 4th में लिखा हुआ है पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्क इन एसेंशियल सर्विस, और 5th में लिखा है कि अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध, दैट मींस प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज। तो किस टाइप की एक्टिविटीज हैं वो आप देख लीजिएगा, लिस्ट में पड़ी हुई हैं। Now, Section 6 talks about cognizance of suits or proceeding by the court of district judge. That means इस अधिनियम के अंदर में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके द्वारा लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। ये मैं आपको कर्सर में दिखा पा रहा हूं, आप शायद देख पा रहे होंगे अपने यूट्यूब में। ठीक है, और इसमें एक और चीज बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करेगा, उसको पावर नहीं है एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की। जनरली आप कंफ्यूज रहेंगे, एक्स पार्टी लगा देंगे, लेकिन नहीं है, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने के डिस्ट्रिक्ट जज को कॉग्निजेंस का अधिकार दिया गया है। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेनाल्टीज है, और किसी भी अधिनियम में जहां पेनाल्टी हो गया, फाइन हो गया, डेट मंथ आ गया, एटसेट्रा आ गया, तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें देखते हैं किस टाइप की पेनाल्टीज। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जो अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है और किसी भी अपराध को कारित करने को जो सेक्शन 5 में दिए गए हैं या कोई भी एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सेप्ट क्लॉज 3 में, क्लॉज 3 की एक्टिविटीज जो है उसको छोड़कर अगर कोई भी कार्य करता है तो उसको 6 महीने की सजा और 500 रुपए फाइन लगेगा, या दोनों लगेगा। लेकिन अगर उसने सेक्शन 5 क्लॉज 3 की एक्टिविटी करती है, दैट मीन्स अगर मशीनरी को नुकसान पहुंचाता है, अभिलेख डॉक्यूमेंट्स मिटा देता है, या संयंत्र यान को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और 5,000 रुपए फाइन दिया जा सकता है। तो आपने देखा सेक्शन 7 में 2 तरीके का पनिशमेंट है। पहला है सेक्शन 5 एक्सेप्ट क्लॉज 3 एंड सेक्शन 5 क्लॉज 3। तो ये दोनों की अलग अलग पनिशमेंट है, आपको दोनों की अलग अलग पनिशमेंट याद रखनी है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाउ सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट। दैट मीन्स आप किसी को अगर वित्तीय सहायता करते हैं या समर्थन देने की शास्ति या समर्थन देने के लिए पैसे देते हैं अगले व्यक्ति को कि तुम एसेंशियल सर्विसेज को मतलब नुकसान पहुंचाओ, तो जो व्यक्ति इंड्यूस कर रहा है उस पे भी सेम पनिशमेंट या सेम पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कॉग्निजेबल। सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे इस अधिनियम के अंडर में। सेक्शन 10 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। इसमें ट्रायल करने का कौन, किसको ट्रायल की पावर मिली है? विहित है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इसमें ट्रायल, इस अधिनियम के अंदर में ट्रायल करने की परमिशन मिली है, पावर मिली है। ठीक है, और ये ट्रायल कैसे चलेगा? ये वैसा ही चलेगा जैसा सीआरपीसी में चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रिपील। इस अधिनियम के आने के बाद ऑर्डिनेंस एक्ट नंबर 6 ऑफ 1978 जो था वो रिपील हो गया था, और जो शेड्यूल है कि व्हाट आर एसेंशियल सर्विसेज, जो कि सेक्शन 3 सब क्लॉज ए में डिफाइंड है, तो इस लिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। वही चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये कुछ चीजें हैं जो शेड्यूल में मेंशन है। और आप ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। वैसे छोटा सा एक्ट है, 5 मिनट में रिवाइज होना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्ट की तरफ। चलिए ठीक है, नमस्कार।